तो बच्चों आप सभी का स्वागत है अजय सर्स केमिस्ट्री करियर इंस्टीट्यूट में। लास्ट टाइम हमने मोल में बच्चा नंबर के बारे में समझ लिया था। हमने समझ लिया था कि जो नंबर होता है, जो स्टैंडर्ड नंबर है, वो है 6.022 10 की पावर 23। और बच्चा हम ये समझिए थे कि इतने बड़े सेट को रिप्रेजेंट करने वाला जो क्वांटिटी है उसका नाम हमने बोल दिया था मोल। आने वाले में समय बच्चा जब हम केमिस्ट्री को और डीपली समझेंगे तो हम समझेंगे कि एक्चुअली जो रिएक्शंस होती है बच्चा, रिएक्शंस होती है नंबर में। किस में होती है बच्चे? नंबर में रिएक्शन होती है और नंबर को रिप्रेजेंट हम करेंगे मोल से। तो हम अब बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक। तो चैप्टर का सब टॉपिक का हेडिंग लिख लो। सब टॉपिक का हेडिंग है अभी मोल कैलकुलेशन। हेडिंग क्या है? मोल कैलकुलेशन। हेडिंग है मोल कैलकुलेशन। अब मोल कैसे निकालते हैं? मोल मतलब नंबर। हम जो स्टैंडर्ड नंबर है उस स्टैंडर्ड नंबर को निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, अगर मैं कहूं कि आप एक दर्जन एप्पल लेके आए बच्चा, तो एक्चुअली आप कितनी क्वांटिटी ला रहे होंगे? 12। आप 12 एप्पल लेके आए डायरेक्टली। एक दर्जन मैंने भले बोला था, लेकिन 12 क्वांटिटी या 12 नंबर लेके आए आपने। सेम अगर मैंने आपको बोला कि बच्चे मेरे को 48 एप्पल दो, तो एक्चुअली आप मुझे कितना एप्पल दे रहे हैं? तो आप 48 ना बोल के मैं 48 के बड़े नंबर को एक सेट में रिप्रेजेंट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? 12 का सेट बनाऊंगा। तो 12 का सेट क्या कहलाता है? दर्जन। तो मैं बोलूंगा आप मुझे 4 दर्जन एप्पल लेके आए हैं। आप मेरे लिए कितना लाए हैं? 4 दर्जन एप्पल लाए हैं। तो सेम कंसेप्ट हम मोल के लिए भी करते हैं बच्चा। हम ये बोलते हैं कि बच्चा देखो, अगर आपने उस लेक्चर में ध्यान दिया होगा तो मास ऑफ एटम या मास ऑफ मॉलिक्यूल जो बच्चा रेंज है उसका वो 10 की पावर 24 ग्राम में है। ये कितना छोटा मास है बच्चा। इसको अगर आप डिफाइन करना चाहो या सोचना चाहो, नहीं करो, तो ये कि डॉट है बच्चे, ठीक है। अगर मैं इस डॉट का वेट लेट से 1 मिलीग्राम मान लो, कितना मान लो बच्चे? 1 मिलीग्राम। तो इसका जेट्टो या आप योक्टो, ये सब सुना होगा आपने वर्ड। नहीं सुना होगा तो हम जरूर इसको भी पढ़ेंगे अपने इस कोर्स में। 10 की पावर 21 इतना डिवाइड कर दो बच्चा। छोटा समझते चलो, इससे स्टार्ट करते हैं। इसको 1 ग्राम मान लो बच्चे। क्या मान लो? 1 ग्राम मान लो। तो 1 ग्राम के 1000 पीस कर दो तो एक पीस का मास हो जाएगा मिलीग्राम। उसके 10,000 1000 कर दोगे माइक्रो हो जाएगा। उसके और 1000 कर पीस करके एक पीस का वेट करोगे तो नैनो हो जाएगा। इन सच वे आपको कहां तक जाना है बच्चे? आपको जाना है 10 की पावर 24 में। तो बच्चा इतना छोटा अमाउंट ऑफ वेट तो हम मेजर कर नहीं सकते, इसीलिए हम वो अमाउंट मेजर करते हैं जिसको एक्चुअली हम सेंस कर सकते हैं, बट हमें एक्चुअली पता हो कि उसमें मेरे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। तो जब भी मैं मास लूंगा तो मैं मास को ऑलरेडी नंबर में कैलकुलेट कर चुका हूंगा बाय कैलकुलेटिंग देयर नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता चल गया तो मुझे पता है बच्चे कि एक मोल एक्चुअली 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 मोल कितने को करेगा? 10 टाइम्स ऑफ दिस। जैसे बच्चा एक दर्जन 12 के सेट को रिप्रेजेंट करता है तो 40 सेट में कितना सेट आएगा? 4 दर्जन का। तो एक मोल इतने बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका सेट हम निकालेंगे। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? सेट निकाल रहे हैं जो बड़े नंबर ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टार्ट करते हैं मोल कैलकुलेशन में। पहले समझते बच्चा बाय मास। अब मास से देखो कैसे निकालते हैं। अगर आपने कोई पूछे बच्चा ऑक्सीजन का मोलर मास बताओ, एक्चुअली मोलर मास होता क्या था? अगर आपको कोई पूछे मोलर मास बताओ तो एक्चुअली मोलर मास होता क्या था? तो मोलर मास का डेफिनेशन कहता है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस
सर वर्ड में ही लिखा है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। इसका मतलब सर अगर ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम पर मोल है, तो इस यूनिट को डिकोड में करूं तो यूनिट कहता है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन का जो मास है बच्चा, उस मास में 1 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। इसका मतलब अगर मैंने 32 ग्राम ऑक्सीजन का मास लिया तो मुझे मिलेगा 2 मोल। इसका मतलब सर अगर मैंने 48 ग्राम ऑक्सीजन का मास लिया तो मुझे मिलेगा 3 मोल। तो अगर मुझे ये पता हो 1 मोल पाने के लिए कितना मास चाहिए, तो मैं रिस्पेक्टिव के लिए बता सकता हूं कि उसमें कितना मोल होगा। तो लेट m जो है, m क्या है, m जो है m ये किसी पार्टिकल का मोलर मास है। m क्या है, मोलर मास। तो m बोल रहा है बच्चा, m क्या है, m ग्राम में कितने मोल है बच्चे, 1 मोल। कितने मोल है, 1 मोल। तो W ग्राम में कितने मोल होंगे, हम बोलेंगे उसमें x मोल होगा। कितना मोल होगा, x मोल होगा। तो मैं क्या करूंगा, यूनिटरी मेथड लगा के बच्चे निकालूंगा x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैं देख रहा हूँ x की वैल्यू आ रही है W बाय m। x क्या है बच्चे, x है मोल, W क्या है, गिवन मास और m क्या है बच्चे, मोलर मास। तो आज से फॉर्मूला बन जाएगा मोल का। मोल को बच्चा हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। हम मास को रिप्रेजेंट करेंगे W से और हम मोलर मास को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। तो N बराबर W बाय M। एग्जाम्पल लेते, जैसे क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट how many moles of 98 gram, how many moles present in 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। तो मोल्स निकालना है, तो मोल्स का फॉर्मूला है बच्चे मास अपॉन मोलर मास। मास तो है 98, मोलर मास कैसे निकालो, अगर आपको याद है मोलर मास और कुछ नहीं मॉलिक्यूलर मास ही है, बट यूनिट का फर्क है। तो मैं क्या निकाल लेता बच्चे, मॉलिक्यूलर मास निकाल देता हूँ। और मॉलिक्यूलर मास में मैं क्या कर दूंगा, यूनिट को चेंज कर दूंगा। मॉलिक्यूलर मास है 2 हाइड्रोजन का मास, 1 सल्फर का मास, 4 ऑक्सीजन का मास, 2 इंटू 1 इंटू 32, 4 इंटू 16। तो आपको होगा बच्चे 2 32 64। तो आपको मिल जाएगा 98 ग्राम, 98 यू 98 यू 98 यू और मोलर मास मिल जाएगा, 98 ग्राम पर मोल। आपको मिल गया मोलर मास कितना आया, वो 98 ग्राम पर मोल आया है। तो मैं मोल्स निकाल लूंगा। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स का फॉर्मूला होगा 98 डिवाइड बाय 98। इसका मतलब सर 98 ग्राम में सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल है।
सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोल प्रेजेंट है। एक क्वेश्चन और करते हैं। हाउ मेनी moles present in 36 में लेते हैं 36, ठीक है। 36 ग्राम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? फॉर फॉर्मूला है मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मास कितना है बच्चे? 36। मोलर मास कैसे निकालूंगा? तो मैं एक्चुअली क्या निकाल दूंगा? मॉलिक्यूलर मास ही निकाल दूंगा। मॉलिक्यूलर मास में बस यूनिट का ही तो फर्क होता है मोलर मास में। तो मास कितना आएगा? 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 इंटू ऑक्सीजन का मास, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 1 इंटू 16, तो डिट विल बी आंसर इज 18। कितना आ जाएगा बच्चे? 18 आ जाएगा। कितना आएगा? 18। तो मोलर मास कितना आ रहा है? ये तो मोलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास 18 यू है, तो मोलर मास हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो मोल क्या आ रहा है सर? 36 अपॉन 18, तो आ जाएगा 2 मोल। इसका मतलब सर 36 ग्राम वाटर में एक्चुअली कितने मोल हैं? 2 मोल प्रेजेंट है। कितने मोल प्रेजेंट है? 2 मोल प्रेजेंट है। क्वेश्चन अभी और अलग तरीके का क्वेश्चन करते देखो बच्चे। 10 ग्राम of calcium carbonate has number of moles। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है बच्चे? 10 है। मोलर मास निकालते हैं तो मोलर मास निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? कैल्शियम का वेट, एक कैल्शियम का वेट, एक कार्बन का वेट और 3 ऑक्सीजन का वेट आएगा। कैल्शियम का वेट कितना आता है बच्चे? 20। कार्बन का वेट होता है 12 20 नहीं 40 होता है, और ऑक्सीजन का वेट होता है बच्चे 16 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा ये? 40 प्लस 12 48, तो आ जाएगा बच्चे 100 यू हो गया। तो मोलर मास में क्या फर्क होता है बच्चे? बस यूनिट का, तो 100 ग्राम पर मोल। तो मोल्स कितने आ जाएंगे बच्चे? मोल्स आ जाएंगे 10 अपॉन 100, इसका मतलब 0.1 मोल। ये क्या बताना चाहता है? ये बोलना चाहता है बच्चे कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितना मोल है? 0.1 मोल है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी moles present in 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम। तो फॉर्मूला भी वही रहेगा। मोल्स का क्या है? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है बच्चा? 14 ग्राम। अब नाइट्रोजन का मोलर मास कैसे निकाले? तो बच्चा नाइट्रोजन के लिए क्या डिफाइन करना पड़ेगा? एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 यू या एमयू, तो मोलर मास भी कितना आ जाएगा बच्चा? 14 ग्राम पर मोल। तो मोल्स कितना जाएंगे? 14 डिवाइड बाई 14, तो आ जाएगा 1 मोल। इसका मतलब सर 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम में एक्चुअली 1 मोल है। ठीक है, अब कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं बच्चे, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं। पहले समझते हैं, पहले हम एटम को बारे में समझते हैं थोड़ा।
एटम को अगर हम देखें बच्चा, तो एटम के सेंटर पे बच्चा, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस एक्चुअली, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के बच्चा, न्यूक्लियस के अराउंड, जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसी को हम, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है उसको शेल बोलते हैं। इसलिए शेल, सब शेल ये सब में डिवाइड होता है, बट अभी फिलहाल शेल बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं एटॉमिक मॉडल में बोर के हिसाब से समझा रहा हूँ, क्वांटम के हिसाब से नहीं समझा रहा हूँ। तो बोर के हिसाब से एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जो सेंटर पे होता है, और न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो, अगर आपको कोई पूछेगा एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, तो याद रखना, एटम का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते बच्चा है, एटम का ये सिंबल होता है, क्या होता है, ये सिंबल होता है। एटम के सबस्क्रिप्ट पे लिखा जाता है एटॉमिक मास, या इसको आप बोल सकते हो मास नंबर। एटॉमिक मास और मास नंबर में फर्क है बच्चे, और नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर। फर्क क्या है देखो, मास नंबर जो होता है बच्चे वो सिर्फ बोलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो और हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को एक एक एमयू मान लिया है, जबकि मैं बता दूं, प्रोटॉन का जो मास होता है वो कम होता है, थोड़ा सा कम होता है न्यूट्रॉन के कंपेयर, ठीक है। देखो, ए आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के बारे में बता रहा है, जेड आपको बता रहा है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर एक्चुअली कुछ और नहीं, प्रोटॉन का नंबर होता है, प्रोटॉन का नंबर होता है, तो पी बताता है। तो इनडायरेक्टली बोलेंगे ए आपको पी प्लस एन बताता है, जेड आपको पी बताता है, तो न्यूट्रॉन पता करने के लिए ए माइनस जेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, तो याद रखना, एटम क्या होता है बच्चे, एटम होता है न्यूट्रल, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो जितना जेड रहेगा, जितना जेड रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन सर अगर एटम चार्ज हो गया तो याद रखना, अगर एटम चार्ज होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन देखो, ए जेड नीचे होगा, ए ऊपर होगा, प्लस माइनस क्यू होगा। ए एटॉमिक मास रहेगा, और एटॉमिक मास आपका सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होता है, जब तक बच्चा न्यूक्लियर रिएक्शन ना बोला जाए तब तक है, तो इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन ही गेन होगा। हम न्यूक्लियर रिएक्शन तो पढ़ ही रहे, हम बच्चा नॉर्मल रिएक्शन ही पढ़ेंगे। तो एटॉमिक नंबर सेम रहना है, जेड भी सेम रहना है, फर्क क्या है, न्यूट्रॉन नंबर भी सेम रहना है। फर्क क्या आएगा बच्चे, फर्क आएगा इलेक्ट्रॉन नंबर पे। जेड में या तो मैं क्यू ऐड करूंगा, या तो जेड से मैं क्यू माइनस करूंगा। ऐड कब करूंगा, जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए। वो कैसे समझ में आएगा, नेगेटिव चार्ज दिया हो। ये इलेक्ट्रॉन को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा, सब्सट्रैक्ट कब करूंगा, जब पॉजिटिव चार्ज दिया हो। इसका फायदा क्या है इसमें से, जैसे मान लो बच्चे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 14 और 7 है, तो इसका मतलब क्या है, सर एटॉमिक नंबर 14 है, प्रोटॉन नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन नंबर भी 7 है, और न्यूट्रॉन नंबर भी 7 है। वो कैसे निकाला सर, 7 14 माइनस 7। जैसे ऑक्सीजन 16 और 8 है, कैसे, क्या बताएंगे इससे, एटॉमिक मास 16 है, प्रोटॉन 8 है, न्यूट्रॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 है, ठीक है। जैसे N3 माइनस 14 7, तो एटॉमिक मास 14 है, प्रोटॉन 7 है, न्यूट्रॉन 7 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 3 10 है। कैसे 10, क्योंकि सब चार्ज आ गए ना। यहाँ देखो,
O2 2 minus 16 18 सॉरी 16 8 यहाँ देखो एटॉमिक नंबर 16 है, प्रोटॉन नंबर 8 है, न्यूट्रॉन नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन नंबर 8 प्लस 2 है 10। जैसे मैग्नीशियम 24 12, एटॉमिक नंबर 12 है, सॉरी एटॉमिक मास 12 है, सॉरी प्रोटॉन 12 है क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 है इसलिए गड़बड़ हो गया ना। हाँ थोड़ा चेंज करता हूँ, एटॉमिक मास एक्चुअली 424 है, प्रोटॉन 12 है, न्यूट्रॉन भी 12 है, इलेक्ट्रॉन कितना आएगा बच्चे 12 प्रोटॉन माइनस 2 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सोडियम देखो सोडियम प्लस 23 11, एटॉमिक मास 23 है, प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 हो गया क्यों 23 माइनस 11, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 11 माइनस 1 10। समझ रहे हो? अब सर मॉलिक्यूल्स में कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूल्स में प्रोटॉन, तो हेडिंग लिख लेते हैं पहले, कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। देखो अगर आपको निकालना है बच्चा प्रोटॉन तो देखो याद रखना, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मैं मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंट लेता हूँ एक्स ए वाई बी, ये मॉलिक्यूल कैसा है डायटम का, कैसा है डायटम का। ये जो ए होता है बच्चा ना, ए आपको बताता है ए क्वांटिटी ऑफ एक्स इन अ मॉलिक्यूल, कितनी क्वांटिटी एक्स की प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, और ये बी क्या बताता है क्वांटिटी ऑफ बी सॉरी क्वांटिटी ऑफ वाई इन अ मॉलिक्यूल। अगर आपको बच्चे प्रोटॉन निकालना हुआ, पहले एटॉमिक मास समझते हैं, एटॉमिक मास तो यहाँ डिफाइन होगा, मॉलिक्यूलर मास डिफाइंड होगा, तो पहले मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे इधर देखो। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला आएगा बच्चा ए क्वांटिटी और ए एक्स, यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, ए अभी भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास, प्लस बी टाइम्स ए वाई, ठीक है, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। प्रोटॉन का मास कैसे, सॉरी प्रोटॉन कैसे निकालोगे, तो प्रोटॉन होगा A इंटू जेड एक्स प्लस बी इंटू जेड वाई। सर ये z क्या है, z बच्चे अभी भी वही है ना, देखो z क्या है, z एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन नंबर को बताता है। न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालोगे, तो न्यूट्रॉन नंबर होगा, याद रखना यहाँ पे न्यूट्रॉन नंबर होगा मॉलिक्यूलर मास माइनस पी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास वही, देखो यार एटॉमिक मास करते थे बच्चे, देखो न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास करते थे माइनस जेड करते थे ना, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास माइनस पी करोगे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, देखो अब इलेक्ट्रॉन दो तरीके से निकलेगा अच्छे, वही तुम सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, तुम सोच रहे होगे सर अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो गया तो, अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है ना तो याद रखना इलेक्ट्रॉन निकलेगा प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर, किसके बराबर से प्रोटॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा प्रोटॉन के बराबर। अगर मॉलिक्यूल चार्ज है, जैसे चार्ज के लिए एग्जांपल देता हूं मैं, एक्स ए वाई बी प्लस माइनस क्यू लिखा होगा, तो कैसे करोगे, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या होगा, देखो मॉलिक्यूलर मास सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ऐड होता है इलेक्ट्रॉन ही लॉस होता है, प्रोटॉन भी सेम होगा और न्यूट्रॉन भी सेम होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अच्छा याद रखना इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कैपिटल ई नहीं लेते, स्मॉल ई लेते हैं, तो मैं हर जगह चेंज कर देता हूँ, कैपिटल ई नहीं लेते हम स्मॉल ई लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखना कैपिटल ई नहीं होता है स्मॉल ई होता है।
हर जगह थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बच्चे, जहाँ जहाँ मैंने कैपिटल ई लिया है वहाँ वहाँ स्मॉल ई करना पड़ेगा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ जब हो सकती हैं, तो हम लोग भी तो बड़ा बड़ा स्टडी कर रहे हैं, हम भी तो जेई, नीट, गेट, आईआईटी जैम जैसी बड़ी बड़ी स्टडी कर रहे थे, तो बड़ी बड़ी स्टडी में छोटी छोटी गलतियां तो हो जाती हैं। तो छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करके हम अपने लर्निंग पे फोकस करेंगे। तो ई बराबर सॉरी जेड बराबर ई आएगा अगर एटम न्यूट्रल है। ई कैसे निकालोगे सर? कोई नहीं, प्रोटॉन में प्लस क्यू जोड़ा जाएगा जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, और प्रोटॉन से माइनस कर दूंगा जब इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करना होगा या पॉजिटिव चार्ज दिया हो। जैसे एग्जांपल करते हैं, OH माइनस, देखो चार्ज है, तो प्रोटॉन कैसे, पहले एटम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे सर? 1 इंटू ऑक्सीजन का मास प्लस 1 इंटू हाइड्रोजन का मास, तो हो जाएगा 16 प्लस 1 17, 16 प्लस 1 17, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। प्रोटॉन कैसे निकालोगे सर? 1 इंटू प्रोटॉन या सॉरी जेड ऑफ ओ, अभी क्वेश्चन नहीं देता है, बता जल्दी, दे भी देता अच्छा है, नहीं भी देता है, तो जेड ऑफ ओ और 1 इंटू जेड ऑफ एच। ओ कितना है? 1 इंटू 8 और 1 इंटू 1 कितना जाएगा बच्चे? 9। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे बच्चा? 17 माइनस 9 कितना आएगा? 8। और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चा p प्लस 1, क्योंकि माइनस चार्ज दिया है, तो 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। सही है। अभी वाटर में निकालते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम निकाल चुके बच्चा, वो कितना आता है? 18U, यहाँ U लिखना भूल गया। प्रोटॉन कैसे निकालेंगे सर? 1 इंटू जेड ऑफ ऑक्सीजन और 2 इंटू जेड ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का जेड होता है 8 और हाइड्रोजन का जेड होता है 1, तो 8 प्लस 2 आ जाएगा 10। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 18 माइनस 10 आ जाएगा 8। और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो प्रोटॉन के बराबर ही हो जाएगा, तो आ जाएगा 10। NO3 माइनस निकालो। NO3 माइनस का क्या निकलेगा बच्चे? NO3 माइनस का आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेगा बच्चे? मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला हो जाएगा नाइट्रोजन का मास 3 इंटू ऑक्सीजन का मास, 1 इंटू 14, 3 इंटू 16, 14 प्लस 48 कितना आ जाएगा बच्चे? 62। आप लोग के बारे में ये भी हो सकता है सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों लेते बच्चा? थोड़ा सा हिंट देता हूँ आप लोग के लिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ऑलरेडी शायद मैंने बताया होगा, बट अभी बता देता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत स्मॉल होता है, 10,000 टाइम्स स्मॉल होता है। एक सही बोला जाए तो करेक्ट वर्ड है 1837 टाइम्स छोटा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसलिए मास इलेक्ट्रॉन की नेग्लिजिबल ही मान लेते हैं। इसलिए जब भी मास निकालोगे तो आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को ही, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ही कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते। तो ये आ जाएगा U। प्रोटॉन कैसे निकालोगे? तो 1 इंटू जेड ऑफ नाइट्रोजन, 3 इंटू जेड ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का जेड होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, तो हो जाएगा 7 प्लस 24 31। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे बच्चा? तो 62 माइनस 31 कितना आ जाएगा? 31। प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन तब कैसे निकले बच्चा? तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा प्रोटॉन प्लस 3। क्यों प्लस 3? क्योंकि सर नेगेटिव, सॉरी प्लस 3 नहीं, प्लस 1, क्योंकि माइनस चार्ज, क्योंकि माइनस चार्ज है। तो P कितना है बच्चे? 31 प्लस 1 मतलब 32। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन कैसा है देखो, क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, और छोटा करते 18 ग्राम वाटर। तो पहला क्या बच्चा, हम ये पता करते 1 ग्राम, सॉरी 1 वाटर में इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होते कितने? तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने होते बच्चे?
इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। कितने हैं? 10। मतलब एक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो में कितने हो जाएंगे बच्चा? दो हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन। तीन में कितने हो जाएंगे बच्चे? तीन में हो जाएंगे 30 इलेक्ट्रॉन। करते करते जो देखते हैं, अगर आप ध्यान दो तो 1 × 10 इलेक्ट्रॉन था ये 2 × 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, ये 3 × 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये करते करते बच्चा आप कितना लोगे? आप ले लिए 6.022 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल, तो आप एक्चुअली नंबर में कितना पाओगे? 6.022 10⁻23 × 10 इलेक्ट्रॉन, यही पाओगे। हाँ बच्चे, यही पा रहे हो ना इंडायरेक्टली। तो ये देखो, इतने बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कौन करता है? 1 मोल। तो 1 मोल वाटर में कितना है बच्चे? 1 मोल वाटर में 1 × 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितना जाएगा? 10 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल वाटर में कितने मोल इलेक्ट्रॉन है बच्चे? 10 मोल इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 10 मोल इलेक्ट्रॉन। तो मैंने एक स्टैंडर्ड निकाल लिया कि 1 मोल में हमेशा कितने मोल इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 मोल। अब पता करते मेरे पास कितना मास है। तो मास के सॉरी मेरे पास कितना मोल है? तो मोल है 18, मास हो जाएगा 18, सॉरी मास हो जाएगा 18, मोलर मास भी 18 है, तो 18 18 1। इसका मतलब सर 18 ग्राम वाटर में एक्चुअली कितने मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 18 मोल, सॉरी 10 मोल इलेक्ट्रॉन। कितने मोल है? 10 मोल। शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तब भी बच्चा एक बार इसको देख लो। तब एक और क्वेश्चन करेंगे, तो जितना क्वेश्चन करेंगे ना बच्चा उतना ही तो हमारा मोल तगड़ा होगा। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन present in SO4 9.6 ग्राम SO4 2- कैसे करेंगे? तो पहला काम है बच्चा, एक SO4 2- में कितना आएगा? तो एक SO4 2- में इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? देखो पहले निकालना पड़ेगा, अपने को पहले निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। कितना निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला वही बच्चे, 1 × सल्फर का मास। हम थोड़ा सा टेक्निकली गड़बड़ कर दी क्योंकि अपने को इलेक्ट्रॉन पूछा है ना बच्चे। हाँ मॉलिक्यूलर मास निकाल के रखते हैं क्योंकि मोल्स निकालना ही पड़ेगा। तो मास कितना आएगा बच्चे? सल्फर का मास प्लस 4 × ऑक्सीजन का मास। सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 4 × 16, तो 32 + 16, 16 चौक 64, 64 मतलब 96 यू आ जाएगा, और मोलर मास हो जाएगा 96 ग्राम पर मोल। तो मोल्स एक्चुअली है कितने सल्फर के, सॉरी सल्फेट के? तो ये आ जाएंगे बच्चा 0.1 मोल। कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। तो एक्चुअली हमारे पास 9.6 ग्राम में कितने मोल्स हैं? 0.1 मोल। तो सल्फेट में देखते हैं पहले प्रोटॉन कितने हैं। तो सल्फेट में प्रोटॉन आएंगे सल्फर का Z प्लस 4 × ऑक्सीजन का Z। सल्फर में कितने Z होते हैं बच्चा? तो सल्फर का याद रखना, प्रोटॉन नंबर जो होता है वो होता है 16। कितना होता है बच्चे? 16। और 4 × ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चे? 8। तो कितना जाएगा? 16, 16 और 8 चौक 32। कितना जाएगा बच्चे? हाँ अब आ जाएगा अपना 48। कितना जाएगा? 48। लेकिन बच्चा तो प्रोटॉन है, आपको तो इलेक्ट्रॉन ने क्वेश्चन में पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? प्रोटॉन प्लस 2। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसलिए 48 + 2 कितना जाएगा? 50। एक सल्फेट में कितना है बच्चे? एक सल्फेट में है 50 इलेक्ट्रॉन। तो हम तो समझ गए हैं। तो एक मोल में कितना आ जाएंगे बच्चे? तो याद रखना एक मोल में आ जाएंगे 50 मोल, क्योंकि हमेशा टाइम्स ही होता है बच्चे। जब एक में 50 है ना, तो एक मोल में भी 50 मोल होंगे। लेकिन आपके पास कितना मोल है? 0.1 मोल है। इसका मतलब सर ये 5 मोल हो जाएगा। कितना मोल हो जाएगा? 5 मोल हो जाएगा। इसका मतलब 9.6 ग्राम सल्फेट में आपके 5 मोल इलेक्ट्रॉन है। कितने मोल इलेक्ट्रॉन है? 5 मोल इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन देखो है, थोड़ा टेक्निकली अलग करता हूं मैं। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल वेट
1 kg, कितने मॉलिक्यूल का वेट 1 kg हो जाएगा? मतलब आपके पास मास कितना है बच्चे? 1 किलो। अब 1 किलो मास से बच्चा कैसे निकाले कि कितने इलेक्ट्रॉन का वेट 1 किलो होगा? तो ये कंसेप्ट हमारा कल का है, मतलब कल का नहीं है, सॉरी, हमारे पिछले लेक्चर का ये कंसेप्ट है। पिछले लेक्चर में क्या हुआ था आपको, अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर आपने देखा हो तो प्लीज पिछले लेक्चर वॉच करो, उससे बहुत अच्छी चीजें मैं सिखाई है। पिछले लेक्चर में मैंने मोलर मास एक्चुअली डिफाइन कैसे किया था, तो आपको फिर बताते हैं। नंबर आया कहां से? एक्चुअली इंडायरेक्टली वो जो मॉलिक्यूलर नंबर आया अपना मोलर मास, सॉरी मास मोल्स का जो नंबर आया था 6.022 10 की पावर 23 आया। देखो एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो 9.1 10 की पावर -31 ग्राम होता है। इंडायरेक्टली अगर कोई बोले तो बच्चा 9.1 10 की पावर -31 ग्राम बराबर एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि 1000 ग्राम में कितना होगा, तो मान लेंगे x इलेक्ट्रॉन, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1000 डिवाइड बाय 9.1 10 की पावर -31। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 1/9.1 10 की पावर 3, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 31 हो जाएगा, प्लस में 1/91 10 की पावर +34 नंबर आएगा। मतलब 1 किलो में बच्चे 1/91 10 की पावर 34 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सोचो 1 किलो में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हम आगे बढ़ते मोल कैलकुलेशन में, और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क देता हूं मैं। हाउ मेनी moles of electron, proton, neutron present in 36 ग्राम ऑफ वाटर? ये आप लोग के लिए होमवर्क है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं अलग तरीके का। अब ये क्वेश्चन ये है बच्चे, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताना है क्वेश्चन से 5 moles of water contain how much mass? अब उल्टा करना, हाउ मच मास। तो कैसे बताएंगे? तो मोल्स का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन मोलर मास, मोल का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है वही तो निकालना, W। मोलर मास अब तो वाटर का जान चुके बच्चा 18 होता है, तो 18 × 5, तो W बराबर कितना आ जाएगा बच्चे? 18 × 5 आ जाएगा 90 ग्राम। कितना आ जाएगा? 90 ग्राम। इसका मतलब 5 मोल अगर आपको वाटर मेक करना है तो आपको 90 ग्राम लेना पड़ेगा। कितना ग्राम लेना पड़ेगा? 90 ग्राम। तो हमारा पहला जो कैलकुलेशन आ गया बच्चा, वो फॉर्मूला कौन सा था? मोल्स का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। अब सेकंड चलते बच्चा, सेकंड था बाय नंबर ऑफ पार्टिकल। ये तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप पिछले स्लाइड में जाएं तो ध्यान दो, अगर आपको याद होगा तो 1 दर्जन 12 के बराबर था, तो 48 को मैंने कैसे किया? 48 को मैंने 1 दर्जन के रिप्रेजेंट वाले नंबर से डिवाइड कर दिया। तो देखो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे Na जो है वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। Na कितना है बच्चा? देखो Na बराबर होता है 6.022 10 की पावर 23, राइट, पर मोल। ये क्या होता है? Na। तो मान लो मेरे पास अगर n पार्टिकल है तो कितने मोल को रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम बोलेंगे x, तो x बराबर क्या जाएगा? n/Na। तो मोल्स का नया फॉर्मूला क्या जाएगा नंबर निकालने के लिए? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, n/Na। ये नया फॉर्मूला आ गया।
इसमें कुछ नहीं चाहिए। देखो क्वेश्चन ऐसा आप समझ लो, हाउ मेनी molecules present in 98 ग्राम H2SO4। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स अब पूछ लिया बच्चे, तो कैसे निकालेंगे? पहले ये निकालेंगे, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास या मास अपॉन मोलर मास। वेट कितना है? 98। H2SO4 का भी मोलर मास 98 होगा, तो मोल्स कितने आ रहे हैं? 1। अब आपको वैसे ही पता है एक मोल कितने नंबर को रिप्रेजेंट करता है? Na। इसका मतलब 98 ग्राम H2SO4 में एक्चुअली कितने H2SO4 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? तो हम बोलेंगे 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। बहुत सिंपल था तो। अब देखिए नया क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये तो नया क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे? देखो इसको करने का तरीका देखो। पहले समझो, हमेशा रिलेशन बनेगा बच्चा। एक वाटर में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो एक मोल में कितने आ जाएंगे? एक मोल में आ जाएंगे 2 मोल हाइड्रोजन। कितना आ जाएंगे? 2 मोल हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर एक मोल में 2 मोल हाइड्रोजन है तो पता करते हैं एक्चुअली मेरे पास कितने मोल हाइड्रोजन है। कितने मोल हाइड्रोजन है? तो मेरे पास सॉरी वाटर है, तो मोल्स ऑफ वाटर निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मास अपॉन मास अपॉन मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन मोलर मास। मोल्स कितने आ रहे हैं? तो मास है 36, वाटर का मोलर मास होता है 18, तो मोल्स कितने आ रहे हैं बच्चे? 2 मोल्स। इसका मतलब सर 2 मोल्स वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे बच्चा? तो हो जाएंगे 4 मोल। लेकिन क्वेश्चन ने वो नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा नंबर पूछा। नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोल का n अपॉन Na। n अपॉन Na। मोल्स हैं कितने? मोल्स हैं तो 4, तो n अपॉन Na। n अपॉन Na। तो कितना जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल 4 Na। इसका मतलब सर 36 ग्राम वाटर में 4 इंटू 6.022 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, हाउ मेनी नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन 96 ग्राम SO4 2-। क्या करना है? पहला काम है बच्चा रिलेशन बनाओ। क्या बनाओ? पहले रिलेशन। पहले देखो मॉलिक्यूल को खुद ही देखो ना, मॉलिक्यूल में कितना है। अगर मैं एक सल्फर लेता हूँ बच्चा, एक सल्फर में एक सल्फेट में एक ही सल्फर है, इसका मतलब मैं अगर 1 मोल सल्फर ले लूंगा तो उसमें भी कितना सल्फर आएगा? एक मोल सल्फर आ जाएगा। तो ये तो रिलेशन बनेगा। ये क्या बनेगा? रिलेशन। अब समझते हैं मेरे पास कितना मोल है। तो मैंने जब मोल निकाला तो मोल आ रहा है मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? 96 ग्राम। मोलर मास भी 96 ही है, तो 1 आ जाएगा। मोल कितने बच्चा? 1 मोल। इसका मतलब मेरे पास 1 मोल ही सल्फेट है, तो 1 मोल सल्फेट में कितना होता है सल्फर? 1 मोल। तो सल्फर का मोल मिल गया, तो नंबर कैसे निकालूंगा? नंबर निकालूंगा n अपॉन Na। n इंटू Na। इसका मतलब मोल कितना है बच्चा? 1। और Na की वैल्यू कितनी थी? 6.022 10 की पावर 23। इसका मतलब कि सर 96 ग्राम सल्फेट में एक्चुअली कितने सल्फर है बच्चे? 96 ग्राम में 6.022 10 की पावर 23 सल्फर एटम है। इतना बात हमें समझ में आ रहा होगा बच्चा। और भी कुछ करते हैं, एक काम करते हैं, हम ये करते हैं क्वेश्चन एक और, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 34.2 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका अपने को मोलर मास भी दिया है क्वेश्चन ने बच्चे, वो है 3.42 ग्राम पर मोल। कैसे निकला? पहला काम क्या है? पहला काम है ये रिलेशन बनाओ। एक एल्यूमिनियम सल्फेट में एक्चुअली 3 सल्फर है। कितने सल्फर है? 3। सॉरी 3 नहीं, हाँ, सल्फर नहीं पूछा अपने को तो ऑक्सीजन पूछा था ना।
कैसे समझेंगे? देखो ये नंबर रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा था यहाँ पे बाहर 3 दिया है तो 3 अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं फिर समझाता हूँ, देखो इसको लिखोगे Al2, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो S के नीचे जाएगा 3 और ऑक्सीजन के नीचे जाएगा 12, तो कितना जाएगा? एक एल्यूमिनियम सल्फेट में एक्चुअली 12 ऑक्सीजन एटम है, कितने? 12। इसका मतलब एक मोल में कितने आ जाएंगे? 12 मोल ऑक्सीजन एटम, 12 मोल ऑक्सीजन एटम। अब हम पता करते हैं मेरे पास कितना मोल है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला है वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना दिया है? 34.2 और मोलर मास होता है 342, तो ये कितना जाएगा? 0.1 मोल। कितना जाएगा? 0.1 मोल। अब देखो एक मोल में अगर 12 है तो 0.1 मोल में कितना जाएगा? 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम जाएगा। कितना जाएगा? 1.2 मोल ऑक्सीजन। पर क्वेश्चन है अपने को मोल नहीं पूछा, नंबर पूछा है, तो नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है n अपॉन Na, n अपॉन Na। तो n कितना आ रहा है? n आ जाएगा n इंटू Na। फॉर्मूला क्या कहता है? मोलर मास, मोल कितना है? 1.2, Na कितना होता है? 6.022 10 की पावर 23। याद रखना आप चाहो तो आंसर को Na में भी दे सकते हो, 1.2 Na, क्योंकि अपने को तो पता ही है ना बच्चे कितने होते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या बोल दोगे? 34.2 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट में, एल्यूमिनियम सल्फेट में कितने आ रहे हैं बच्चे? 1.2 Na ऑक्सीजन एटम आ रहे हैं। ठीक है, एक अलग तरीके का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, थोड़ा और मजा आएगा। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन। देखो यहाँ पे ना ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। पहला क्वेश्चन है 16 ग्राम हीलियम में निकालो, 16 ग्राम हीलियम में निकालो। दूसरा क्वेश्चन है बच्चा 16 यू हीलियम में निकालो। तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं बच्चा 126 AMU, 126 AMU नहीं, 126 U HNO3 बताओ। और पहले इतना ही करते हैं, चलो समझते हैं। नंबर ऑफ एटम बताना है, नंबर ऑफ एटम बताना है। अब हीलियम का नंबर ऑफ एटम कैसे निकालना बच्चा? तो फॉर्मूला क्या है? मास, पहले मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स कितना है बच्चे? वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना है? 16 ग्राम दिया, मैं पहला कर रहा हूँ, 16 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास कितना होता है? 4 ग्राम, तो 4 मोल आ गया। बट बच्चे मोल्स हीलियम एटम की बात कर रहे हैं तो 4 मोल आ गया ना बच्चे। 4 मोल मतलब 4 इंटू Na, कितना जाएगा? 4 इंटू Na। हीलियम 16 ग्राम हीलियम में कितने हैं बच्चे? 16 ग्राम हीलियम में है 4 Na। कितना है? 4 Na। सेकंड देख, सेकंड कह रहा है 16U, सेकंड कह रहा है 16U ऑफ हीलियम। बच्चा ये फॉर्मूला जो मोल्स है ये तो किसके लिए है? वेट अपॉन मोलर मास। ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम पर मोल में। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो बच्चे, देखो डायरेक्ट निकालना चाहो तो ये तो बच्चे 4, अगर आप डायरेक्ट बोलोगे तो सर ये तो एक्चुअली जो मास दिया है ना, ये मास दिया है 16 इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 24 ना, तो सर ये तो बहुत ही छोटा नंबर आएगा ना। मोल तो बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मोल तो बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट है, बिग नंबर, ये बिग नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बिग नंबर को रिप्रेजेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि सर हमारा जो मास है वो ग्राम में आ रहा है, बहुत बड़ा मास है एक्चुअली। अगर आप हीलियम का मास देखोगे तो वो कितना है? 4 इंटू 1.67 10 की पावर माइनस 24 ग्राम ना बच्चे। ये तो बहुत ही छोटा सा मास है ना, हम तो 1 ग्राम 2 ग्राम की बात करें, कितना है? 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, मतलब ये ट्रिलियंस पीसेस करने के बाद आता है बच्चे ना। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बहुत छोटे मास की बात कर रहे हैं, बड़े मास की बात ही नहीं कर रहे। तो इस केस में क्या करना है? इस केस में डायरेक्ट नंबर निकालो। क्या निकालो? नंबर। नंबर कैसे निकालोगे? एटॉमिक मास, सॉरी, डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर निकालने का, मास अपॉन एटॉमिक मास या मास एटॉमिक मास, मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। ये इससे डायरेक्ट ही आपका नंबर मिलेगा, कोई मोल वोल नहीं मिलेगा। अच्छा ये कब लगाना है? जब इट इज वैलिड फॉर, इट इज वैलिड व्हेन मास in terms of mass in terms of u
AMU, ठीक है, याद रखना। यू और AMU में मास का टर्म दिया तो डायरेक्ट ये लगा नंबर, लगा सीधा नंबर मिलेगा नंबर। तो नंबर का फॉर्मूला क्या है, नंबर इज इक्वल टू मास कितना दिया बच्चा 16U, और एटॉमिक मास कितना होता है 4U। इसका मतलब कितने एटम है, 4। कितने हैं, 4। इसका मतलब 16U में हीलियम में कितने एटम है, 4 ही एटम है बच्चे। ये बहुत छोटा क्वांटिटी है ना, देखो 4 एटम, और ये कितना है भाई 4Na है। Na मतलब 4 इंटू 6.022 10⁻23। ये कितना बड़ा नंबर है बताऊं, ये 23 देख 6.022, इसमें 3 जीरो चले गए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये इतना बड़ा नंबर है, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई करना, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई करना, इतना बड़ा नंबर है इसमें। देखो ना कितना बड़ा मास है, ग्राम में है ये, और ये यू में है, इसलिए सीधा छोटा नंबर है, 4 एटम। मैंने कहा ना बहुत अच्छी चीज सीखोगे इससे। वही सीखो 126 यू HNO3 में कितना है, अभी देखो कैसे निकालना है। अब पता करो, एक नाइट्रिक एसिड में कितने एटम है, 1 2 3 4 5। एक हाइड्रोजन में बोलता हूँ, चलो एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने एटम है, 5 एटम है। कितने एटम है, 5। इसका मतलब एक HNO3 में कितने एटम है, 5 एटम है। ये नंबर की बात हो रही है, कितना नंबर की बात है। पता करते कितने HNO3 है। तो देखो पहले HNO3 का मुझे मास किसमें दिया, यू में दिया, इसका मतलब मुझे नंबर निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट नंबर निकलेगा। तो मास कितना है, एक नाइट्रोजन का है 14, नाइट्रोजन का है बच्चे 14, ऑक्सीजन का है 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 14 प्लस 1 कितना जाएगा, यह जाएगा बच्चे 63, राइट 63 यू। तो नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या आ रहा है, 126 डिवाइड बाई 63, यह आ जाएगा 2। इसका मतलब मैंने 2 HNO3 लिया, कितना HNO3 लिया, 2। तो 2 HNO3 बराबर कितना जाएगा, 2 HNO3 बराबर जाएगा 10 एटम। इसका मतलब 126U HNO3 में एक्चुअली कितने एटम है, उसमें है 10 एटम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नए तरीके का क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, फिर तीसरा और आखिरी फॉर्मूला जाएंगे मोल्स निकालने का। तीसरा और आखिरी फॉर्मूला है मोल्स निकालने का, वो है मोलर, वो है वॉल्यूम। पहले एक और क्वेश्चन, एक अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे ना बच्चा, तो मोल में और तगड़े बनते जाओगे, क्योंकि मोल है एक्चुअली का एक मैथ ही है, लॉजिकल मैथ इसको बोलते हैं हम, लॉजिकल मैथ है। क्या है ये, लॉजिकल मैथ है। तो एक और कंसेप्ट सीखते हैं, मास ऑफ एन एलिमेंट इन गिवन मास ऑफ कंपाउंड। देखो ये क्वेश्चन बहुत अलग आएगा, चलो इस कंसेप्ट को समझते, हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट कैलकुलेट द मास कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 16 ग्राम SO3। देखो यहाँ पे मास तो पूछ रहा, मास सल्फर का नहीं पूछ रहा, मास किसी का नहीं पूछ रहा, मास ऑक्सीजन का कितना है। तो याद रखना बच्चा, जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, ये याद रखना नोट, ऑलवेज कैलकुलेट मोल एंड देन मास। बच्चे मोल में पहले कैलकुलेट करो, फिर मास में जाओ। तो पहला काम ये है कि समझते हैं SO3 के एक्चुअली मोल्स हैं कितने। तो SO3 के मोल्स कितने हैं, तो मास है 16 डिवाइड बाय मोल्स कितने आएंगे, सल्फर का होता है 32। अब तो फट से ब्रेन में ही करो, 32 प्लस 60 प्लस 64 कितना आ जाएगा ये, 32 प्लस 64 48, सॉरी 32 और 48 कितना आ रहा है बच्चे, ये 80 के आसपास आ रहा है ना। तो 1/5 मोल से कितने हैं बच्चे, 1/5 मोल से। अब देखो एक SO3 में कितना मास है बच्चा, ऑक्सीजन का मास निकालना, पहले मोल निकाल। एक सल्फर में है एक सल्फर ट्राइऑक्साइड में 3 ऑक्सीजन है। एक मोल में भी कितना आ जाएंगे बच्चे, एक मोल में आ जाएंगे 3 मोल ऑक्सीजन। बट आपने एक मोल तो लिया ही नहीं है, आपने कितना लिया है, 1/5 मोल। तो 1/5 मोल SO3 में कितने आ जाएंगे बच्चे, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3/5 मोल ऑक्सीजन एटम।
ऑक्सीजन एटम के एक्चुअली मोल कितना आ रहे बच्चे 3/5। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन मास अपॉन मोलर मास या वेट अपॉन मोलर मास। मोल्स कितना है बच्चा ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का है 3/5। मास ही तो निकालना है, मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, वो होता है 16। तो W कितना आ रहा है बच्चे 3 × 16 डिवाइड बाई 50, जो लगभग आएगा 48 डिवाइड बाई 5 ग्राम। देख रहे हो मास आ गया ना, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 48 डिवाइड बाई, ये एक तरीका हो बच्चा, ये एक तरीका, इसका वैल्यू लगभग 9.6 आएगा। ठीक है, ये बढ़िया तरीका है ना, ऐसे क्वेश्चन और करते चलो। अलग अलग लेवल का क्वेश्चन करना बच्चा, आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपका बहुत अच्छे से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितनी भी केमिस्ट्री आती है, सारी केमिस्ट्री आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। क्वेश्चन मेरे देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका बढ़िया तरीके से आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिस्ट्री ओरिएंटेड कोई भी मार्क्स ना कटे। मेक श्योर मैं करूंगा कि केमिस्ट्री ओरिएंटेड कोई भी मार्क्स आपके ना कटे। तो मास ऑफ SO2 निकालना है, अलग लेवल का क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट मास ऑफ SO2 विल कंटेन 1.2 Na एटम। देखो क्वेश्चन ने कह दिया है कि भाई एक 1.2 Na एटम ही है टोटल। अब पता करो एक सल्फर में कितने एटम है बच्चे, 3 एटम है। कितने एटम है, 3 एटम है। एक सल्फर है, 2 ऑक्सीजन, 3 एटम है। तो 1 मोल SO2 में भी कितने एटम होते बच्चे, 3 मोल एटम होते, राइट। अब जरा देखो, 1 मोल ना लिख के 1 मोल को कितना रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल रिप्रेजेंट होता है Na से। तो NaSO2 में एक्चुअली कितने हैं, होते 3 Na एटम। ये तो तब होते ना जब मैं Na लेता, मैंने लिया कितना है बच्चे, मैंने लिया है, सॉरी मेरे पास एटम है कितने, मेरे पास एटम है 1.2 Na। अगर 1.2 Na एटम मुझे चाहिए तो मुझे कितना SO2 लेना पड़ेगा, मैं ले लूंगा उसको XSO2। तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आने वाली बच्चे, x बराबर आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 3। कितना जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 3। तो कितना आ रहा है बच्चे, ये x आ रहा है बच्चा 0.4 Na। इसका मतलब SO2 एक्चुअली 0.4 मोल है। कितना है 0.4 मोल ना, क्योंकि Na को तो मोल, अरे बच्चा अब देखो इतना तो समझ में आना चाहिए, 1 मोल बराबर Na ही होता है, और वो बराबर होता है 6.022 10 की पावर 23, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, तो SO2 के मोल्स तो आ गए बच्चा। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। मोल्स कितना है 0.4, वेट कितना वही तो निकालना है। मोलर मास कितना है बच्चा, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन है 2, तो 16 दूनी 32, 32 32 64। तो W बराबर कितना आ रहा है 0.4 इंटू 64। तो ये लगभग कितना जाएगा बच्चे 25.68, 25.6। तो आगे बढ़ते हैं और आखिरी और लिस्ट समझते हैं, आखिरी और बस। तो तीसरा आपका हो जाएगा बाई वॉल्यूम ऑफ गैस, बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। देखो यहाँ पे हम जो गैस की बात करेंगे बच्चे ना, तो यहाँ पे हम बात करेंगे गैस, वो भी है आइडियल। कौन सी गैस, आइडियल गैस। अब आइडियल गैस क्या होती है, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर का, वहां पे आपको मिल जाएगा स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। P क्या है बच्चे, P है प्रेशर ऑफ गैस, P है प्रेशर ऑफ गैस, P है प्रेशर ऑफ गैस। जो है आप जानते हो ATM DMQ, सॉरी DMQ नहीं, बार इसमें होता है। V क्या है बच्चे, V है वॉल्यूम ऑफ गैस। R है बच्चे गैस कांस्टेंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T होता है बच्चे टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, जो भी जिसमें भी गैस आपने रखा है। और N क्या है, N आप तो जानते हो चाचा मोल्स ही है। फॉर्मूला क्या देखो, अब कंडीशन देखो, कंडीशन को ध्यान से सुनो। हाँ याद रखना टेम्परेचर का यूनिट यहाँ पे केल्विन है, गैस की यूनिट बच्चा गैस कांस्टेंट की बहुत यूनिट होती है, यूनिट वह है जूल, केल्विन, पर मोल, पर केल्विन। एक होती है लीटर ATM,
पर केल्विन पर मोल, एक होती बच्चा लीटर बार पर केल्विन पर मोल। देखो क्या कहते हैं, हम ये बोलते हैं बच्चा, हम ये बोल रहे हैं कैलकुलेट करते हैं मोल्स कैलकुलेट करना, मोल्स ऑफ गैस which has 550 ml volume at 2 atm pressure and 27 डिग्री सेल्सियस। तो मोल्स कैसे निकाल, तो मोल्स का फॉर्मूला आएगा बच्चा पीवी अपॉन आर टी, पीवी अपॉन आर टी। पी कितना है 2, वॉल्यूम है 50 बच्चे। देखिए आप देखो गैस कांस्टेंट यूनिट क्या है बच्चे, या तो लीटर चाहिए और एटीएम चाहिए, तो प्रेशर की यूनिट किस में आनी चाहिए, सॉरी वॉल्यूम की यूनिट किस में आनी चाहिए, लीटर में। तो वो होता है 50 अपॉन 1000। समझते हैं, पहले आर की वैल्यू देख लो। आर की वैल्यू थी बच्चा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एक होती बच्चा 0.833 एक होती बच्चे 0.0833 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, और एक थी 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। अगर आप ध्यान दो तो दोनों ही केस में वॉल्यूम में लीटर में ही चाहिए रहेगा, तो वॉल्यूम लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों, याद रखना वॉल्यूम को लीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो ml को हमेशा डिवाइड करो 1000 से। ml में दिया है 50 तो डिवाइड बाय कर देना 1000 से, तो ये हो जाएगा 0.05 लीटर। तो मोल्स बराबर प्रेशर कितना है 2 atm, लीटर है 0.05, आर कितना है बच्चे, आर हो जाएगा लीटर एटीएम वाले ले लो तो आर हो जाएगा 0.0821 इंटू, याद ना टेम्परेचर आप कैसे कन्वर्ट करोगे 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस डिग्री मतलब 27, इसका मतलब कितना आ जाएगा 300 केल्विन। तो 300 जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपको मोल्स ऑफ गैस निकल जाएंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा वर्किंग हो जाएगा। तो हम क्या बच्चे, हम डिफाइन करते हैं एक मेजरिंग सिस्टम, तो उसका नाम है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग एसटीपी। देखो एसटीपी दो तरीके का पहले हुआ करता था, पहले था ओल्ड कन्वर्जन, ओल्ड कन्वर्जन मतलब जो आयु पैक के अकॉर्डिंग पहले मानते थे, और अब एक नया है न्यू कन्वर्जन। आपको दोनों ही याद रखने बच्चे। ओल्ड कन्वर्जन में बच्चा फर्क क्या था, ओल्ड में हम लोग 1 एटीएम प्रेशर मानते थे और टेम्परेचर आपका 0 डिग्री मानते थे, जिसको आप क्या बोलोगे 273 केल्विन। बस यहाँ पे क्या फर्क हुआ, प्रेशर को 1 बार मान लिया गया, टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री 273 केल्विन है। जब यहाँ से आप बच्चा मोल्स निकालोगे, क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे, तो मोल्स की वैल्यू आती है 20 सॉरी, अगर आपने गैस को यहाँ पे 1 मोल गैस लिया, यहाँ भी 1 मोल गैस लिया बच्चा, तो हम ये देखेंगे जो वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वीएम, वीएम क्या है बच्चा, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, इसका मतलब होता है वॉल्यूम occupied by volume occupied by volume occupied by 1 मोल गैस, 1 मोल आइडियल गैस ले लेता हूँ, या 1 मोल सॉरी अभी आइडियल गैस की बात नहीं करेंगे, वीएम मतलब 1 मोल गैस। ठीक है, अब आगे देखो, जब आपने वीएम निकाला आइडियल गैस के लिए, किसका यूज करके, फॉर्मूला है बच्चा ये है वी एंड गैस का, देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो वी बराबर जाएगा एनआरटी अपॉन पी, अगर मोल्स 1 आ गया तो वीएम बराबर क्या जाएगा आरटी अपॉन पी। जब आपने इस फॉर्मूले से निकाला वीएम, तो वीएम की वैल्यू आ रही है 22.4 लीटर, कब, जब आपने ओल्ड लिया, और वीएम की वैल्यू आ रही है 27 लीटर जब आपने न्यू लिया। इसका मतलब क्या है बच्चे, जब प्रेशर 1 एटीएम, टेम्परेचर 273 केल्विन होगा, तो 1 मोल गैस हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी। प्रेशर अगर 1 एटीएम होगा
और टेम्परेचर 273 केल्विन होगा, 1 मोल गैस हमेशा 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, देखो फॉर्मूला बनता है ये कि बच्चा जब 1 मोल 22.7 लीटर ऑक्यूपाई कर रही है तो सर x मोल कितना ऑक्यूपाई करेगी, सॉरी उल्टा लिखते हैं मैंने, समझो Vm मतलब होता है बच्चा 1 मोल गैस ऑक्यूपाई कर रही है, तो अगर V वॉल्यूम ऑफ गैस है तो कितना मोल ऑक्यूपाई करेगी, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा x बराबर V अपॉन Vm। तो मोल का नया फॉर्मूला क्या रहा है, V अपॉन Vm, V अपॉन Vm। n बराबर अगर 22.4 कब, जब प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर 273 केल्विन है, और n अपॉन V 22.7 जब प्रेशर है 1 atm और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। सॉरी ये तो ओल्ड हो गया ना, प्रेशर है आपका 1 बार। बस ये याद रखना ये फॉर्मूला ओनली वैलिड है, स्टार मार्क, ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस, ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस, और ये बच्चा सभी गैस के लिए, ऑल गैस। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना।